जेपी इंग्लिश गुरु के आज के एपिसोड में आप सबका करते हैं स्वागत। अभी हम लोग करने वाले हैं कंपलसरी पेपर जो आता है यूपीएससी का। उसमें 10 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पर आपको एरर सिर्फ ढूंढने नहीं होते बल्कि आपको उनको करेक्ट भी करना होता है। तो कई बार क्या होता है कि आप एरर ढूंढना तो सीख जाते हो लेकिन उनका करेक्ट वर्जन क्या होगा उसके बारे में डिस्कशन नहीं हो पाती है। तो आइए देखते हैं ये 10 क्वेश्चंस हैं कौन से। ये रहे आपके सामने स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहे होंगे। ये जो 10 सवाल है ना, अगर आप वैसे देखें तो यूपीएससी के हिसाब से ओवरऑल आइडिया अंडरस्टैंडिंग यही होनी चाहिए कि बस इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इन 10 सवालों में अगर आप देखें तो पूरा इंग्लिश ग्रामर एक तरह से पूछ लिया है इन्होंने। आइए देखते हैं क्या क्या है सवाल। पहली बात तो ये कि इसमें आपको अननेसेसरी चेंजेस नहीं करने। ये नहीं कि बॉस आपको लगता है कि शायद इसमें कोई एरर होगा तो मैं इसको पूरा ही कुछ अलग ही लिख दूं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को करेक्ट करना है जहां पर की एरर है। तो बहुत ही ध्यान से आपको सारे सवालों को देखना है, समझना है। और फिर दिक्कत वाली बात ये हो जाती है कि हम ना पढ़ते हुए कई बार ऑमिट कर देते हैं उन एरर्स को जो कि हमारी आंखों के सामने होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है सारे सवालों को और फिर करेंगे हम सॉल्व करने की कोशिश। पहला सवाल है, द बुक कंप्राइजेस ऑफ 12 चैप्टर्स। ये कॉमनली डे टू डे कॉन्वर्सेशन में लोग इस्तेमाल करते भी हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है ना, कंसिस्ट ऑफ होता है और कंप्राइजेस होता है। जब हम इन दोनों की खिचड़ी पकाते हैं तो फिर निकल कर आता है कंप्राइजेस ऑफ। जी हाँ, क्योंकि कंप्राइजेस के साथ आपको ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और भी वर्ड्स हैं, से फॉर एग्जांपल अमिड, ऑफ की जरूरत नहीं है। सिमिलरली डिस्पाइट, नहीं है जरूरत ऑफ की। तो इनके साथ भी आप अक्सर देखेंगे लोगों को, और भी वर्ड्स हैं जिनके साथ की ऑफ अक्सर लोग इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन वो गलत है। तो इस पूरे सेंटेंस को अगर आपको करना है करेक्ट तो सिर्फ ऑफ को हटाइए और पूरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मीनिंग क्या होगा इसका कि बॉस ये जो बुक है, जिस बुक की बात हो रही है, उसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं। इस बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं, ये होगी इसकी हिंदी। और देखते हैं अगला सवाल, ही स्कार्सली कम्स टू सी मी नाउ। ये थोड़ा ट्रिकी है। आप आपने अगर आंसर ढूंढ लिया है, अगर आपको आंसर पता चल चुका है, तो फिर कमेंट करके बताइए कि बॉस आपके डिस्कशन से पहले मुझे पता था कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। फिलहाल के लिए आइए करते हैं डिस्कशन। ही स्कार्सली, अक्सर लोग इसमें एरर क्या करेंगे वो भी मैं बता देता हूं आपको। लोगों को लगता है स्कार्सली का मतलब ये हो जाएगा कि बॉस किसी चीज की कमी होना, जो स्कार्सिटी से लोग अक्सर रिलेट कर लेते हैं। यहां पर किसी भौतिक संसाधन, इफ आई मे यूज दैट वर्ड, उसकी कमी की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि कोई एक इंसान है जो मुझसे मिलने के लिए अब शायद ही कभी आता है। तो दिक्कत क्या है कि यहां पर जो ये एडिशनल नाउ लगा हुआ है, वो आप एक एक पैटर्न की बात कर रहे हैं, आप अभी की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से यहां पर नाउ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये पूरे सेंटेंस को गलत बना रहा है। तो इस वजह से आप यहां से नाउ को हटाइए और फिर आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा सही। अगर आपने भी नाउ को ही मार्क किया था तो आपको मिलते हैं फुल मार्क्स। आइए देखते हैं तीसरा सवाल, इफ आई विल हैव टाइम आई शैल विजिट द आर्ट एग्जीबिशन। इसमें फिर से लोग एरर क्या करेंगे बताऊं क्या? इनको लगेगा कि बॉस इफ आई विल हैव टाइम है तो आई शैल विजिट द आर्ट एग्जीबिशन क्यों करूं मैं? वहां भी विल कर देंगे और उनको लगेगा कि बॉस मैंने तो सब कुछ सही कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। I as a first person subject takes both shall and will. That's absolutely okay. And अगर आप archaic way of writing English या फिर English composition की बात करें तो उसमें I और we के साथ shall का इस्तेमाल बताया जाता था और बाकी सारे ही subjects के साथ will का इस्तेमाल बताया जाता था। और इसको आप swap कर देते थे जब कभी भी आप ये बताना चाहते थे कि बॉस ये डेफिनेटली होगा फ्यूचर में। तो यहाँ पर shall गलत नहीं है लेकिन will गलत है। इफ के साथ आप कभी भी फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इफ आई विल हैव टाइम, इफ आई हैव टाइम, तो विल को हटाइए और ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा सही। फिर आता है ही बॉट द बुक बिफोर ही मेट मी। अब देखिए, यही एक वजह है जिसकी वजह से मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता रहता हूं कि बॉस कभी भी हिंदी और इंग्लिश, हिंदी आपका एक जरिया हो सकता है इंग्लिश को सीखने का, लेकिन कभी भी हिंदी आपको टू द टी इंग्लिश नहीं सिखा सकता है। अगर मैं इसका लिटरल ट्रांसलेशन देखूं, मैंने किताब खरीदी थी उसके आने से पहले। अगर मैं कुछ ऐसा कह देता तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन तो कुछ ऐसा ही बनकर आएगा। और ये कहीं से भी आपको क्लियर हिंट नहीं दे रहा है कि यहाँ पर एरर है क्या। मैं बताता हूँ एरर क्या है। द बुक
जो खरीदी गई है, जो किताब खरीदी गई है, वो काम पहले हुआ है और उसके आने का काम बाद में हुआ है। जो पहले भाई साहब हैं जिन्होंने किताब खरीदी, उन्होंने किताब खरीदने का काम पहले कर लिया था। तो यहाँ पर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल। यहाँ पर होगा ही हैड बॉट द बुक बिफोर ही मेट मी। समझ आ गया ना? वो पहले किताब उसने खरीदी थी, उसके बाद वो मुझसे मिला था। तो इस वजह से यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वहां पर पहले क्लॉज में आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करिए। फिर आता है आई फाउंड दैट ही इज गिल्टी। इसका आंसर तो आई एम श्योर आप लोगों को पता चल चुका होगा अभी तक। पास्ट और प्रेजेंट दुश्मनी है बाबा, कभी एक साथ इस्तेमाल मत करिए। यहाँ पर शुरुआत तो आपने कर दी आई फाउंड के साथ, तो पास्ट में आपने शुरुआत करी, लेकिन आगे चल के आप सीधा चले गए प्रेजेंट में, जो कि गलत है। यहाँ पर होगा आई फाउंड दैट ही वाज गिल्टी। अब आपको ये लग रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पर ये कह देता कि आई फाइंड दैट ही इज गिल्टी, तो क्या वो सही होता? द आंसर इज नो। आप जब कभी भी ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं, तो आप पूरा फ्यूचर का सॉरी पास्ट का सेंस आपको पहले से ही इसमें मिल चुका होता है। आपको पता चल चुकी है ये बात, तो आप जब उसको चेंज करेंगे तो पूरे सेंटेंस का एसेंस ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वजह से आप पहले पास्ट को प्रेजेंट बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा। आप जो दूसरा पार्ट है उसको प्रेजेंट में ले आइए और आपका सेंटेंस हो जाएगा सही। फिर आता है ही इज सीनियर देन मी इन सर्विस। हम्म क्या लगता है आपको? सही है ना? नहीं है बॉस, ये सही नहीं है। और अगर आपने भी सही नहीं है कहा है, तो फिर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सीनियर एक कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं है। इनफैक्ट इसको जब आप सीनियर के साथ देन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि यहां पर सीनियर के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो होता है टू। समवन इज सीनियर टू मी, नॉट देन मी। तो इस वजह से यहां पर जो गलती है वो है देन में। देन को हटाइए, वहां लगाइए टू, और पूरा सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। वो जो लड़की है वो सर्विस में मेरे से सीनियर है, वो मेरे से पहले से काम कर रही है। बस इतना सा मैसेज है इसमें। फिर देखिए, शेक्सपियर इज कालिदास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। शेक्सपियर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के कालिदास हैं। ये इससे मिलता जुलता एक मैंने शॉर्ट वीडियो बहुत पहले बनाया था, और उसमें भी मैंने एक्सप्लेन करा था कि जब कभी भी आप एक इंसान की बात नहीं कर रहे, आप उस इंसान के जो काम है, वो आप उस इंसान का जो क्राफ्ट है, आप उसकी बात करते हैं, तो उस केस में आपको द इस्तेमाल करना चाहिए जिसके क्राफ्ट की बात हो रही है उसके केस में। तो यहाँ शेक्सपियर का जो काम है उसका कंपैरिजन हो रहा है कालिदास जी के काम से। तो इस वजह से आपको कहना चाहिए शेक्सपियर इज द कालिदास of English literature, द शेक्स सॉरी द कालिदास। आपको ये लग रहा होगा कि प्रॉपर नाम के पहले द, ये क्या गलता उल्टा पुल्टा बता रहा है बंदा ये, लेकिन ऐसा नहीं है, सिमिली बोलते हैं इसको। और जब कभी भी आप कंपैरिजन एस्टैब्लिश करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि बॉस उसमें और इनमें काफी समानताएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो एक जैसी हैं, तो वहां पर आप द इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर नाउन के पहले भी। आप सबने सुना होगा नेल्सन मंडेला वाज द महात्मा गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। तो वहां पर फिर से महात्मा गांधी के जो कैरेक्टर का पार्ट था, जो उनके गुण थे, उनसे कंपेयर किया गया था नेल्सन मंडेला को। महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला में सीधा कंपैरिजन नहीं था वो। तो इस वजह से वहां पर द का आना जरूरी है, और वही आपके सेंटेंस को करेक्ट करता है। यहां पर भी आपको द लगाना है और वो आपका पूरा सेंटेंस करेक्ट कर देगा। फिर आता है होम इज प्लेस वेयर वी कैन सॉरी वेयर वी अर्न आवर ग्रेस। होम इज प्लेस वेयर वी अर्न आवर ग्रेस, राइमिंग है ना? इसमें क्या एरर लग रहा है आपको? बहुत ही सिंपल सा एरर है, आर्टिकल का एरर है। होम इज द प्लेस, बहुत स्पेसिफिकली हर किसी का जो घर होता है वो एक ऐसी जगह होती है जहां पर कि हमें वो शांति, वो सुकून, वो अपनापन मिलता है। तो यही कहने की बात हो रही है यहाँ पे। ग्रेस, वो जो चार्म वाला ग्रेस होता है, खूबसूरत दिखने वाला ग्रेस होता है, उसकी बात नहीं हो रही है। तो अगर आपने यहाँ पर होम इज द प्लेस कर दिया, तो सॉर्टेड हो आप, आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। फिर आता है हमारा 9th क्वेश्चन, व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन पीस ऑफ लगेज फेल ऑन माय हेड। तो ट्रैवल कर रहे थे ये भाई साहब ट्रेन में, और उनके सर पे एक सामान गिर गया। अब यहां पर देखिए, आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। जब कभी भी आप किसी ऐसे मूविंग व्हीकल की बात करते हैं जहां पर कि वो अब जहां पर कि एक इंसान जो ट्रैवल कर रहा है उसमें वो चल सकता है, द पर्सन कैन एक्चुअली वॉक, तो उस केस में आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ऑन अ बस, ऑन अ ट्रैम, ऑन अ ट्रेन, इन अ कार, इन अ कैब।
तो इस वजह से आई वाज़ ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन, यहाँ पर ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। और फिर उसके बाद अ पीस ऑफ लगेज। जी हाँ, लगेज तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब उसके साथ पीस ऑफ आ गया, तो उसके आगे आपको आर्टिकल लगाना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने भी यही दोनों एरर्स आइडेंटिफाई करे थे, तो आपको मिलता है फुल मार्क्स। और ये आखिरी वाला, एसवीए का एक प्रॉपर एग्जाम्पल जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट फॉर अ वीक। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, कितने सारे स्टूडेंट्स मिसिंग हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं? एक ही ना, वन आउट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स। तो यहाँ जो बात हो रही है, होता क्या है कि आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को देख लेते हैं और आपको लगता है कि बॉस स्टूडेंट्स के साथ सब्जेक्ट आया, सॉरी वर्ब आया है, तो वर्ड तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्टूडेंट्स आपके एक्चुअल सब्जेक्ट वन को हाइड कर रहा है, जिसकी वजह से कि आपको एक ऐसी फीलिंग आती है कि अच्छा, स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है लेकिन हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट वन है। सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट फॉर अ वीक। आपने कितना किया स्कोर इन 10 सवालों में? मुझे करिए कमेंट और बताइए, इस वीडियो पे कीजिए कमेंट और बताइए। और हाँ, जाते-जाते सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। ऐसे बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं जेपी इंग्लिश ग्रुप पे। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर फॉर मोर।